वेलकम टू एग्ज़ाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग सीटेट के पेपर सेकंड के लिए सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, इसको शामिल किए हुए हैं आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस को। अगर आपने जो है हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? संविधान की समवर्ती सूची किस लिए उपलब्ध कराई गई है? ये आपसे पूछा गया कि संविधान की जो समवर्ती सूची है, आपको पता है कि संविधान की 3 सूचियां हैं। एक तो आपकी केंद्र सूची है, एक आपकी राज्य सूची है और तीसरी आपकी कौन सी है? समवर्ती सूची। तो इसमें जो है क्या होता है समवर्ती सूची में? तो पहला ऑप्शन क्या है? केंद्र की शक्ति को संकेंद्रित करने के लिए। देखिए, केंद्र की शक्ति के लिए आपकी केंद्र सूचियां दी गई हैं। राज्यों को अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता देने के लिए, तो इसके लिए आपकी कौन सी है? राज्य सूची है, ठीक है, अभी हमने बताया। लेकिन केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा है, ऑप्शन नंबर सी, कि केंद्र और राज्य के बीच में संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या होता है? आपकी केंद्र की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई है। देखिए, केंद्र सूची में जो कानून है वो बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है। राज्य सूची में जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है। लेकिन जो समवर्ती सूची है इसमें जो है केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके लिए यहाँ पे देख लेते हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम जान सकते हैं समवर्ती सूची के बारे में, कि समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें दोनों ही अधिकृत, यानी कि दोनों ही कानून बना सकती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सरकार के विभिन्न अंग जैसे कि आपके कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया और न्यायपालिका, इन सब के बीच में जो है शक्तियों के वितरण को क्या कहा जाता है? तो जो आपकी विधायिका हो गई, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो शक्तियाँ बांटी गई हैं, ये आपकी क्या है? ये बराबर की शक्तियाँ दी गई हैं, यानी कि ये सब जो है एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, ठीक है। कोई भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो अधिकतर ये क्या है? ये सत्ता का क्षैतिज वितरण है, ठीक है। सत्ता का क्या है? क्षैतिज वितरण है। इसको हम लोग सत्ता का क्षैतिज वितरण, यानी कि सबको बराबर, यानी कि हॉरिजॉन्टल होता है ना आपका, इस तरह से, तो उसको जो है सबको जो है बराबर का अधिकार दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसे जो है सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा गया है। अगर हम ऊर्ध्वाधर वितरण यानी कि लंबवत वितरण की बात करें, इस तरह से लंबवत जो होता है, ये कौन सा वितरण होता है? तो जो ऐसे कि आपका हो गया राज्य सरकार हो गया, केंद्र सरकार सबसे ऊपर होता है, ठीक है, केंद्र सरकार हो गया, फिर आपका राज्य सरकार हो गया, और इसके नीचे जो आपकी नगर निगम हो गए, ग्राम पंचायत हो गया, ये सब जो आपका तीसरा स्तर आता है, स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना। ये आपका सत्ता का क्या होता है? ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, ठीक। क्षैतिज वितरण में कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को हम लोग क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी किसी का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और सबको बराबर की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, ठीक है। यही चीज़ें हमने यहाँ पे नीचे भी लिखी हैं, इसको आप देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्रीय सरकार का पहलू नहीं है? कौन सा आपका मोनार्की जो है सरकार नहीं है? राजतंत्री, जहाँ पे राजा का शासन होता है। नागरिकों को अपना राजा या रानी चुनने की अनुमति होती है। जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता राजतंत्री में। वहाँ पे क्या होता है? जो राजा का बेटा होता है वही राजा बन जाता है, ठीक है। राजा और रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर नागरिक सवाल खड़े कर सकते हैं। अगर राजतंत्र है तो कोई भी नागरिक जो है राजा के निर्णय पे सवाल नहीं खड़ा कर सकता। देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्तियां होती हैं। तो देश पर राज करने के लिए राजा और रानी के पास संपूर्ण शक्ति होती है, ये आपका क्या है? सही है, ठीक है ना। सारी शक्तियाँ किसके पास? या तो राजा या फिर रानी, जो भी वहाँ पे प्रमुख होगा उसके पास सारी शक्तियाँ होंगी, वो किसी से पूछता नहीं है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के हाथों में नहीं, अपुत्र नागरिकों के हाथों में। ये जो है आपका, ये भी गलत है, क्योंकि सारी शक्तियां राजा और रानी के पास होती हैं। इसके अलावा जो आपका ए, बी और डी है, ये लोकतंत्रीय सरकार का जो है क्या है? विशेषता है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि राजतंत्रीय सरकार की विशेषता कौन सी है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? राजतंत्रीय सरकार की विशेषता है, ओके। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4।
सप्ताह में 2 बार लगने वाले इरोड का कपड़ा बाज़ार संसार के विशालतम कपड़ा बाज़ारों में से एक है। तो ये इरोड क्या है? तो इरोड जो है एक जगह का नाम है। आपसे पूछा गया है कि यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जो इरोड जो जगह है वो आपके किस राज्य में स्थित है? केरल में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, आपको पता होगा कि ये जो आपका इरोड का कपड़ा बाज़ार लगता है ये कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है आपके तमिलनाडु में। ठीक है, इरोड का कपड़ा बाज़ार कहाँ लगता है? तो तमिलनाडु में लगता है। ये विश्व के विशालतम कपड़ा बाज़ारों में से क्या है? एक है। और ये किनारे, कावेरी नदी के किनारे ये शहर बसा है और तमिलनाडु राज्य का क्या है? एक जिला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? ये कहता है कि कक्षा में बच्चों ने एक विशेष बच्चे के साथ खाना बांटने से यह सोचकर इनकार कर दिया कि यह बच्चा क्या है? गरीब और गंदा है। तो ये क्या दर्शाता है? यानी कि कुछ बच्चों ने जो है एक बच्चे के साथ खाना बांटने से इसीलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो गरीब बच्चा था या फिर गंदे कपड़े पहनता था। तो ये क्या है बताइए? कलंक है या फिर प्रभुत्व है या फिर अवपीड़न है या फिर भेदभाव है? तो क्या है? ये एक भेदभाव है। यानी कि बच्चे जो है उस बच्चे के साथ, उस गरीब बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? भेदभाव कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है? ठीक है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? अब देखिए, अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया गया कि कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर था? इरोड। और इरोड किस राज्य में है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु वाले जो ऑप्शन है वो तो हमारे सही हो जाएंगे। या तो आपका ये सही होगा या फिर आपका ये सही होगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है अगर कावेरी नदी के बारे में आपको पता हो तो वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, तमिलनाडु की ओर से होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो ये जो आपका जल विवाद है ये किसके किसके बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है कावेरी जल विवाद। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। तो आपको याद रहा होगा ये चीज़ें, मुझे लग रहा है। अगर आपने देखिए ये क्वेश्चंस आप कर रहे हो और अगर आपने हमारे जो थियरी कराया गया है उसको नहीं देखा है तो हमने थियरी की भी प्लेलिस्ट बना रखी है और NCERT की पूरी जो है आपको समरी पढ़ाई गई है। ठीक है, पूरी आपकी समरी पढ़ाई गई है 1 लाइनर फॉर्म में। ठीक है, तो उससे आप आसानी से चीज़ें क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ओके, कर्नाटक और तमिलनाडु हो गया, इसके बीच कावेरी जल विवाद है। कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं और ये कर्नाटक के, यानी कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसके अलावा यह कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। पाक्षिक समाचार पत्र। पाक्षिक का क्या मतलब होता है? तो पाक्षिक का मतलब है कि जो 15 दिनों में एक बार आता है। तो 15 दिनों का जो समय होता है वो होता है आपका पाक्षिक। ठीक है, तो 15 दिनों में ये एक समाचार पत्र निकलता है जिसका नाम क्या है? खबर लहरिया। ठीक है, ये महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? यानी कि जो खबर लहरिया अखबार है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुआ है ये आपको बताना है। आगरा, चित्रकूट, झांसी या फिर मिर्ज़ापुर। तो जब आपको जो है ये थ्योरी बताई जा रही थी तो आपको वहाँ पे बताया गया था कि 15 दिनों में ये चित्रकूट ज़िले से निकाला जाता है, वहाँ की जो है दलित महिलाओं के द्वारा। ठीक है, उसमें जो है महिलाओं से संबंधित अधिकतर मुद्दे रहते थे, लेकिन अब वर्तमान में जो है और भी मुद्दों को उनमें शामिल किया जाने लगा है। और देखिए इसमें ये भी आपको याद रखना है कि जो खबर लहरिया नामक जो अखबार है ये बुंदेली भाषा में जो है निकाला जाता है ताकि वहाँ की नॉर्मल जो आपकी महिलाएं हैं वो हर चीज़ को समझ सकें। ये 8 पृष्ठ का अखबार निकलता है, यानी कि 8 पेज का अखबार होता है और चित्रकूट जिले से निकाला जाता है और ये 8 दलित महिलाओं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 15 दिन में एक बार निकाला जाता है, इसीलिए इसको हमने क्या कहा था? पाक्षिक अखबार। ठीक है ना, पाक्षिक अधिकार अखबार कहा था। पक्ष क्या होता है? पक्ष या फिर इसको पखवाड़ा बोलते हैं। 15 दिन का समय होता है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग पक्ष या फिर पखवाड़ा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? एक 12 साल का बच्चा है, वो जो है कांच, यानी कि जो ग्लास बनते हैं, कांच होते हैं, उसके बनाने की कारखाने में काम करता है। तो इस स्थिति में उसके किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ? तो 12 साल का बच्चा है, यानी कि अभी जो है 14 साल से कम उम्र का है। ठीक है, और वो जो है किसी कारखाने में काम कर रहा है, तो कौन से मौलिक अधिकार का हनन हुआ है? तो मौलिक अधिकार आपको पता है कि कितने मौलिक अधिकार हैं? कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप इन 6 मौलिक अधिकारों को कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, इसमें से कुछ तो यहीं पे लिखे हैं, बाकी जो बचे हुए हैं उसको भी आप कमेंट में लिख देंगे। ठीक है,
तो अगर कोई 12 साल का बच्चे का उसमें काम कर रहा है तो ये आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो उसका क्या हुआ है, हनन हुआ है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार नहीं, समानता का अधिकार नहीं, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो है उसका हनन हुआ है। ठीक है, जिसमें आपके कम उम्र के बच्चे, 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो है किसी भी कारखाने में नहीं काम कर सकते। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 24 है ये, 14 साल के कम उम्र के बच्चे बच्चियों को किसी भी कल कारखाने में लगाए जाने को प्रतिबंधित ये करता है। और ये जो आपका अनुच्छेद 23 और 24 है, यही आपका क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, 23 में आपका जो है खरीद फरोख्त के खिलाफ या फिर दुर्व्यवहार के खिलाफ अधिकार दिया गया है बच्चों को, 14 साल से कम बच्चों को। और 24 में जो है 14 साल से कम बच्चियों को कल कारखानों में या फिर किसी भी जो है जोखिम भरे कारखानों में काम करने से रोकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यानी कि आपकी 1-2 कथन दिए गए हैं, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद आपके नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके हिसाब से आपको आंसर बताने हैं। तो पहला कथन कहता है कि भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है और सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करता है। तो आपको पता ही है कि भारतीय राज्य क्या है कि सभी धर्मों को जो है क्या करता है, सम्मान करता है, सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करता है। भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करे। तो ये आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जबकि आपको पता है कि भारतीय संविधान में सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि ऐसा अधिकार नहीं है, इसीलिए ये वाला कथन क्या है, गलत है। ठीक है, तो आपका कथन 1 सही है कि जो है भारतीय राज्य किसी भी धर्म के सभी धर्मों का क्या करता है, सम्मान करता है और उनको अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। लेकिन इसमें सेंटेंस में कहा गया कि नहीं प्रदान किए गए, तो ये गलत हो गया। तो जिसमें आपका होगा कि कथन ए सही है और बी गलत है, वही आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही ऐसा कहा गया है कि ए सही है किंतु बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, सही हो गया। ओके, तो आप सभी को पता है कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक, यहाँ पर प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है और समानता का अधिकार दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 30 क्या कहता है, ये कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में ऐसा कहा गया है। ठीक है, जबकि सेंटेंस आपका ऊपर कह रहा था कि ऐसा नहीं है, तो वो क्या था, गलत सेंटेंस था। अगला क्वेश्चन हमारा दलित से संबंधित है कि दलित शब्द का क्या अर्थ होता है। तो ये भी आपको बताया गया है, दलित शब्द का अर्थ होता है कुचला हुआ या फिर टूटा हुआ। ठीक है ना, दलित शब्द का क्या अर्थ होता है, कुचला हुआ या फिर टूटा हुआ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपके एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस शब्द के इस्तेमाल करके दलित क्या संकेत करते हैं, दलित ये संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। यानी कि आज भी हम क्या है, दलित है, यानी कि हम लोगों को समाज में कुचला गया है। ठीक है ना, पहले से ही, और वर्तमान में भी ऐसा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसी कक्षा में यदि शिक्षक शिक्षिका किसी क्षेत्र में लोगों को एक निर्धारित छवि में बांध देता है, तब वह किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। यानी कि किसी भी लोगों को क्या कर रहे हैं, हम एक निर्धारित छवि में बांध दे रहे हैं। जैसे लड़कियों को कह रहे हैं कि लड़कियां जो है बहुत रोती हैं, लड़कियों को मैथ नहीं आता है, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक निर्धारित छवि में लड़कियों को बांध दे रहे हैं। लड़कों को कह रहे हैं कि ये बहुत गुस्सैल होते हैं, झगड़ा करते हैं, ये बड़े होकर इनको कमाना धमाना है। ठीक है, यानी कि लड़कियां नहीं कमा सकती, इसका मतलब आप बोल रहे हो। तो क्या कर रहे हो, आप सबको एक निर्धारित छवि में बांध दे रहे हो कि लड़के ये करेंगे, लड़कियां ये करेंगी। या फिर किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो उसको एक निर्धारित छवि में बांध देते हैं, तो ये तो यही कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम एक रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ावा दे रहे हैं। ये विविधता को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। विविधता क्या होती है कि विविधता में हम हर चीज़ का सम्मान करते हैं, अलग अलग भाषा का, अलग अलग धर्म का, ठीक है ना, अलग अलग रहन सहन का, कपड़े का, पहनावे का, हर चीज़ का सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे किसी एक निर्धारित छवि में बांध दे रहा है कि तुम यही कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, ये है आपकी रूढ़िबद्ध धारणा। बहुसंस्कृतिवाद भी नहीं है ये, पंथ निरपेक्षतावाद भी नहीं। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है आपका कि आप सभी धर्मों का सम्मान करो। ठीक है, तो इसका इससे कोई संबंध ही नहीं है। अगला जो है हमारा क्वेश्चन, तो ये देखिए वही चीज़ है जो हमने अभी ऊपर बताया, उसी के लिए आपका यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है नीचे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को
उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते। यानी कि जो है मान लो कि आपके उत्तर प्रदेश के श्रमिक या फिर बिहार के श्रमिक जो है किसी दूसरे जगह पे गए, तमिलनाडु में, के तेलंगाना में गए, लेकिन वहाँ पर जो है उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो इससे उन श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। ठीक है, आप देखते हो कि महाराष्ट्र में यूपी के, बिहार के लोगों को वहाँ से भगाया जाता है, तमिलनाडु में लोगों को मार दिया जाता है, तो इससे लोगों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर जीवन का अधिकार। तो देखिए ये क्या होता है कि अगर उन्हें वहाँ पे काम नहीं करने दिया जा रहा है तो यानी कि उनकी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया जा रहा है। जब भी आप स्वतंत्रता के अधिकार पढ़ोगे तो उसमें कई तरीके की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, मैं चाहूँगा जो भी थोड़ा सा जो है इसमें पॉलिटी के बारे में जानता हो तो आप स्वतंत्रता के कौन कौन से अधिकार हैं एक बार जो है आप लाइन से वो अधिकार कमेंट में लिख देना, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। और जो लोग नहीं जानते हैं वो कमेंट में जाकर के उसे पढ़ भी सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 19 से 22 तक हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है और इसके अंतर्गत हम लोग अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता हमें दी गई है। ठीक है, यानी कि हम कुछ भी जो है चीज़ें बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लोगों से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। हम कोई भी सभा या फिर संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। देश के किसी भी भाग में हम क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं और कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। आपने देखा अभी लोगों को वहाँ पे काम करने से रोका जा रहा है। ठीक है, कोई भी पेशा, कारोबार या व्यवसाय कर सकते हैं, तो अगर काम करने से रोका जा रहा है तो आपके स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया जा रहा है। सभा संगठन बनाने से रोका जा रहा है तब भी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है। किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है छीना जा रहा है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तब भी आपके स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रेशे को संशोधित करने के लिए जिनिंग मिल काम आती है। तो जिनिंग मिल जो है ये आपके किस में काम आती है, तो कपास। ठीक है ना, कपास को संशोधित करने के लिए, कपड़े वाला जो एक चैप्टर है उसमें आपको बताया गया है, तो इसको संशोधित करने के लिए जो जिनिंग मिल है ये काम में आती है, कपास को संशोधित करने के लिए। ओके, तो ये हमारा हो गया आपके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके, कुछ आपके पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस थे। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दिया कीजिए जो आपके सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। चैनल आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे अगर आप नए हो और यहाँ तक देख रहे हो। वीडियो भी आप लाइक कर दिए होंगे। इसके अलावा आप कमेंट करने देना जरूर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें, या फिर आपकी फीलिंग्स जो भी आप इस वीडियो के बारे में सोचते हो। तो वीडियो को देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।